इस स्टेज पे तशरीफ फरमा हमारे महाराष्ट्र के कारगुजार सदर नौजवान क़यादत सैयद मोइन साहब, मुनीश भाव जो बीएसपी के जिलाध्यक्ष हैं, और हिंगोली से आए हुए खलील भाई साहब। वक्त कम है, सभी के नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन सभी से मुखातिब हूँ। और मेरे सामने नौजवान बच्चों, बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। यहाँ मैं आपके सामने बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का मुश्तरका उम्मीदवार की हैसियत से हाजिर हुआ हूँ। इलेक्शन है, पार्लियामेंट के इलेक्शन है। अर्दापुर हो, नांदेड़ हो, मुखेड़ हो, मुदखेड़ हो, जहाँ कहीं इसके चर्चे हैं, तो हमारे नांदेड़ शहर में भी एक 15 दिन पहले हमारे नांदेड़ शहर के ज़िम्मेदारान उलमाए दीन, उन्होंने अशोक चौहान साहब को बुलाया था और उनसे कुछ सवालात किए थे। उनसे पूछा था कि भाई आपके 5 साल गुजरने को है, गुजर गए हैं, इन 5 सालों में आपकी अपनी निधि, आपका रिप्रेजेंटेशन मुसलमानों के लिए पार्लियामेंट में क्या रहा, 3 तलाक के बारे में आपने कब कब बहस की, मॉब लिंचिंग, इज्तिमाई जमहूरी, ये इज्तिमाई गुंडागर्दी के बारे में कभी आपने पार्लियामेंट में मुसलमानों के हक में कभी बात की थी क्या? ये सवालात उनसे किया तो वो बिफर गए, जवाब दे नहीं पाए, इसलिए कि उन्होंने कुछ ही नहीं किया, हमने भी देखा। और जवाब देने के बजाय उन्होंने उनसे ये कहा कि भाई बीजेपी को रोकना मेरा काम नहीं है, आपका काम है। आपकी नजर में अगर कोई अच्छा उम्मीदवार हो तो आप उसे वोट दे दें, मुझे नहीं चाहिए हो। ये उनके अलखाब है। पार्लियामेंट में खड़े रह रहे प्रदेश अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि मुझे आपका वोट नहीं चाहिए। हालात ऐसे बने मेरे दोस्तों। उसके बाद फिर हमने सैयद मोइन साहब की मौजूदगी में एक उलमाए दीन की और मीटिंग ली। उनसे कहा कि ये भाई, ये तो डरा धमकाते तो लेते थे, लेकिन अब तो हमारी गीरत को ललकार रहे हैं, डालना है तो डालो, मत डालो। तो उन्होंने कहा नहीं, ये ठीक बात नहीं है। तो उन्होंने मशवरा दिया कि आपके समझ में क्या है, क्या सूझबूझ है। हम लगे बसपा और सपा दोनों की जो गठबंधन, महागठबंधन आज यूपी में है, और इंशाअल्लाह देश की हुकूमत बनने में निर्णायक साबित होने वाला है, और वही गठबंधन महाराष्ट्र में होने जा रहा है। हम आसिम भाई के पास जाएंगे और उन्हें समझाएंगे। हमने ये बात, एक डेलीगेशन जिसमें मुफ्ती खलीलुर रहमान, मुफ्ती जावेद साहब और बड़े बड़े स्कॉलर्स थे, हम ये डेलीगेशन लेकर बॉम्बे गए तो ये हालात सुनाए। तो उन्होंने कहा, मैंने भी इस प्रदेश अध्यक्ष से कहा कि चंद सीटें 1 हो या 2 हो, हमको वो जो पार्टी फिरका परस्त है, आरएसएस की मुखबिर है, लेकिन हम उसको रोकने के लिए हम सेकुलर वोट और सेकुलर पार्टियां एक जगह जमा होकर लड़ेंगे। लेकिन हर वक्त अशोक चौहान ने इनकार किया, आखिरकार एक सीट देने से भी इनकार किया। तो उनमें एक गुस्सा था। उन्होंने कहा कि भाई ये असल में महाराष्ट्र में मुसलमानों का हमदर्द नहीं, 48 सीटों में उस वक्त तक एक सीट भी मुसलमानों के लिए डिक्लेयर नहीं हुई थी। उन्होंने कहा कि आप लड़िए, मैं हूं आपके साथ, और जितना हो सके आप मेहनत करके कोशिश कीजिए। हमने बताया जो पिछले मुखर्रीन ने जो तादाद आपके सामने रखी वोटों की, मुसलमान और दलित समाज की। मेरे भाई, ये कहना कि आप चुन के नहीं आते, मुझे नहीं और किसी को कोई कहना, ये गलत है। आपकी मेजोरिटी, आपके वोट देखिए और आप वोट डालिए। जिताना आपके हाथ में है, जीतना मेरे हाथ में नहीं है। जीत और हार का फैसला तो अल्लाह करेगा। हम कैसे कह सकते हैं कि हम जीत के नहीं आते?
तो ये जो हमारा नेता है, मैं थोड़ा 2-5 मिनट बोल देना चाहता हूं, ये हर वक्त नांदेड़ में उन्होंने झूठे वादे करते आए हैं। 20 साल से हम देख रहे हैं, 20 साल 25 साल पहले एक देगलूर नाके पे पानी की समस्या थी। हमारी माए बहनें रात के 2 और 3 बजे तक पानी भरा करती थी, मगर पानी मयस्सर नहीं था। उस वक्त शंकरराव जी चौहान हयात थे। शंकरराव जी चौहान नारे छोड़ देते कि पानी की टाकी आ गई, अब 8 दिन में काम चालू हो जाएगा। इस तरह से उन्होंने 10 साल गुजारे और उसके बाद इसी तरह धोखा देते रहे। हमने उस वक्त एक सियासी नजरिया और सूझबूझ डेवलपमेंट के खातिर हमने वहां एक पानी की टाकी का काम, आप सबको मालूम है कि सेकुलर ताकतों के खिलाफ जाकर इकदाम किया था, लेकिन वो वक्त ऐसा था कि लोग प्यासे थे। हमने उस वक्त पानी उनको लाकर मयस्सर करवाया। आज अशोक चौहान नांदेड़ में स्पीच पे कहते हैं, अमिता जी देगलूर नाके पे कहती हैं, एक उम्मीदवार को कहती हैं कि आपकी शराब की दुकानें हैं, ठीक है होंगी, हमें उससे लेना देना नहीं है, लेकिन वो ये कहती हैं हमने पानी पिलाया, हम पानी पिलाते हैं। अमिता जी, उस देगलूर नाके पे लोग प्यासे थे उस वक्त, हमने पानी पिलाया, आपने नहीं पानी पिलाया। इल्जामात लगाते हो, हर वक्त ये कहते हो, क्यों? आज आजादी के बाद से अब तक के 50 साल ये बाप बेटों ने नांदेड़ पर राज किया। उस वक्त तो बीजेपी नहीं थी ना, उस वक्त भी आपको ख्याल नहीं आया कि एक आदमी, एक मुस्लिम पार्लियामेंट की उम्मीदवारी उसे दिया जाए और चुना के लाया जाए। उस वक्त का इंदिरा गांधी का कॉन्सेप्ट ये था कि कांग्रेस अगर उसकी निशानी गधे के गले में डाल दिया जाए तो वो चुन के आता, ऐसा कॉन्सेप्ट था। लेकिन उस दौर में भी आपको मुसलमानों का ख्याल नहीं आया और आज ये कहते हो कि बीजेपी चुन के नहीं आने देगी, हिंदू वोट नहीं डालेंगे। अरे मेरे भाई, चुन के आना बहुत अल्लाह के तरफ की बात है, लेकिन तुम खुला दिल मुसलमानों के लिए बताओ, तुम कम से कम टिकट दे के तो बताओ। नांदेड़ में 20 साल से 25 साल से एमएलसी उम्मीदवारी मुस्लिम समाज की, ये जो धोखा और ये जो झूठ बोलते आ रहे हैं, आज हर इलेक्शन आया, अस्सलाम वालेकुम, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा। अरे भाई, अल्लाह जिस वक्त बाबरी मस्जिद को बचाना चाहता था, तुम काफिरों ने, तुम्हारे वालिद ने बैठकर तमाशा देखा, लेकिन मस्जिद को नहीं बचा सके। क्या अल्लाह ने चाहा, मौला ने चाहा? मेरे भाइयों, उस वक्त जो वाकया हुआ, आज ये तकारीर में कह रहे हैं कि मैं मुसलमानों को तहफ्फुज दूंगा। ये कह का तहफ्फुज देंगे? तुम्हारे बाप ने तो तहफ्फुज नहीं दिया, पर आज तुम कहते हो तहफ्फुज दूंगा। परभनी में बम ब्लास्ट हुआ, 20 साल पहले का वाकया बता रहा हूं। परभनी में मस्जिद में बम ब्लास्ट हुआ, नांदेड़ में हमने बंद मनाया। बंद मनाने के बाद कुछ तशद्दुद हो गया। तशद्दुद होने के बाद एक मेंबर पार्लियामेंट हिंगोली का, शिवसेना का शिवाजी माने, नांदेड़ आता है और गोली चलाता है। एक नौजवान को गोली लगती है और वो आसानी से बगैर एफआईआर दर्ज किए हुए उसको भगा दिया जाता है, और जिसको गोली लगी उस पर 307 करवाया जाता है। ये नेता है हमारे। मैं उस वक्त मौजूद था, तानाजी सत्र कलेक्टर था, मरहूम खुर्शीद जागीरदार चेयरमैन थे, हम सामने बैठे थे, लेकिन उसको आजाद कर दिया गया। ये आपका तहफ्फुज है। आप धोखा दे रहे हैं मुसलमानों को। हर पल विकास हजारों करोड़ नांदेड़ में आया, लेकिन आपने वो पैसा नया शहर पूरा का पूरा एक फिरका परस्त जहन रखकर, जो ठीक पॉपुलेशन मुसलमानों की है पुराने शहर में, वहां यूज नहीं किया, यूटिलाइजेशन नहीं किया। वो फंड्स वहां से डाइवर्ट करके पूरे के पूरे करोड़ों रुपए नांदेड़ के नए शहर में लगवाए। ये मुस्लिम दुश्मनी, अर्दापुर वालों पहचानो इसे, ये मुस्लिम दुश्मन है, ये मुसलमानों का हमदर्द नहीं है। आज कहते हो कि भाई सैयद मोइन साहब, अब्दुल समद साहब चिकलीगढ़ से घर से निकले हैं। मेरे भाई, हमने बताया वो स्टूडियो था जहां पर आपने भी रिकॉर्डिंग की है। थोड़ी देर पहले अमिता चौहान वहां से रिकॉर्डिंग करके गई, हम भी गए। हम तो 3 घंटा बैठे वहां पर, हमको रिकॉर्डिंग करवाना था, हमको ये प्रचार माध्यम से, और आप इल्जाम लगा रहे हैं।
मेरे दोस्तों, कुसुम सभागृह में वो जो आरएसएस का जो चैनल है सुदर्शन, उसके खास लोगों का प्रोग्राम आप अपने घर में लेते हैं, तो आप आरएसएस के नहीं होते, आप अपने घर में बुलाते हैं आरएसएस के लोगों को, और आप जो है सो ये कहते हैं कि मैं बहुत कांग्रेसी हूं, सेकुलर हूं। कहां के सेकुलर हैं आप? अंदर से आपको अगर देखा जाए ना, तो वो जो आरएसएस की जो परेड होती है ना यहाँ लगा के, अगर आपकी फोटो अंदर से निकाला जाए अगर डीएनए करके, तो वही फोटो निकलेगी मेरे दोस्तों। इस सेकुलर आदमी को पहले, ये जो आज सेकुलर पार्टी का घिनौना जो है सो नाटक कर रहा है, मेरे दोस्तों ये वो शख्स है। महाराष्ट्र में 10 साल हुकूमत रही कांग्रेस और राष्ट्रवादी की। आपको मालूम है कि सिमी के नाम पर मुसलमानों पे जुल्म जितना ज्यादा कांग्रेस के इख्तिदार में हुआ और कभी नहीं हुआ। सैकड़ों नौजवान जेलों में बंद है इस अशोक चव्हाण और राष्ट्रवादी के जिम्मेदारान की वजह से। इनकी युति थी। और आज मैं ये पूछता हूं, क्या कल आप सुन के आएंगे तो वादा करो कि इन लोगों को तुम जेलों में से निकाल दोगे? ऐसा वादा नहीं करोगे। जब तुम क्या आओगे, क्या तुम आरएसएस पे पाबंदी लगाओगे? तुम ये वादा नहीं करेंगे। तुम यही कहेंगे कि मेरे हिंदू वोट चले जाएंगे। मेरे दोस्तों, वो जो हिंदू वोट पे राजकारण कर रहे हैं, वो सिर्फ 29%, 30% पे हुकूमत कर रहे हैं। 69% वोट विरोध में है, जिसको डिस्ट्रीब्यूट किसने किया 2014 में? किसने किया? यही वो कांग्रेस है। हर जगह वोट। आज यूपी में क्या कर रही है? यूपी में गठबंधन नहीं कर वोट फोड़ रही है। केजरीवाल आज दिल्ली में देखिए, गठबंधन नहीं करना है उनको, अंदर से बीजेपी का ही सपोर्ट करना है। असल में ये एक साजिश है दोनों पार्टियों को। एक पार्टी है जो ये कहती है कि तुमको पाकिस्तान दे दिया गया, तुम पाकिस्तान चले जाओ। दूसरी पार्टी है ये सेकुलर पार्टी कांग्रेस, तुम रहो भाई, लेकिन हमारे गुलाम बन के रहो, गुलामों के गुलाम बन के रहो। हमने, हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क में खून बहाकर आजादी हासिल की है। ऐ अशोक चौहान, हम तेरे गुलाम बनकर कभी नहीं रह सकते, कभी नहीं रह सकते। मेरे दोस्तों, मैं जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा हूं, लड़ रहा हूं, कामयाबी अल्लाह के हाथ में है, लेकिन मैं आने वाली नस्ल, यंग जो लड़के बच्चे नौजवान हैं, उनको एक ट्रेंड दे रहा हूं कि जब तक तुम जिंदगी नहीं दर्शवाओगे, जब तुम कहोगे नहीं कि हम जिंदा है, तुम लड़ेंगे जब तक नहीं, कामयाब नहीं होने वाले। तुम कभी कामयाब नहीं होने वाले। लड़ना सीखो। मैं आज कुर्बानी दे रहा हूं। वो बरोबर बोल रहे हैं कि ये चिल्लर उम्मीदवार आ गए। हम चिल्लर है भाई। अब तुम नोट बांटो ना, 2-3 दिन पहले इनकी नोट ले लो। इन्होंने बहुत रुपया कमाया हमसे वोट लेकर, और हमें ब्लैकमेल, हमारे वोट ब्लैकमेल करके। मेरे दोस्तों, एक पार्टी ये है, एक पार्टी वो है जो आज 4.5-5 साल जिनकी हुकूमत हो गई है। ये एक झूठा अध्यक्ष है महाराष्ट्र का, जो हर पल हमारे नांदेड़ में उसने झूठ ही बोला, कौम को गुमराह किया है। एक वो बड़ा झूठा है जो देश को गुमराह कर रहा है, उससे बड़ा झूठा आज है नहीं। उसने 4.5 साल पूरी दुनिया का दौरा किया, अराउंड द वर्ल्ड इन $8। अब आखिरी 5-6 महीने में उसे देश की याद आई। अब देश में अब आके खड़े होके कहते हैं कि हम मंदिर बनाएंगे। यानी जातिवादी मुद्दे उनके कोई डेवलपमेंट के मुद्दे नहीं है। किसान आत्महत्या कर रहा है, कर्ज माफी की बात की जाती है, मगर कर्ज माफ नहीं किया जाता। खाली आश्वासन, खाली स्टेटमेंट। 2 करोड़ नौकरियों की बात होती है, 2 करोड़ नौकरियों की बात होती है। जीएसटी लागू कर दिया जाता है, नोटबंदी लगाई जाती है, मॉब लिंचिंग, गौ-कशी के मामले में लोगों पे जुल्म किया जाता है। ये वही गवर्नमेंट है जिसे हमको निस्नाबूद करना है। हमें कांग्रेस और बीजेपी ये दोनों को हराकर नॉन बीजेपी, नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट ऐसी लाना है। जो बड़ा गठबंधन बना है यूपी में, हमें उसका साथ देना है। यूपी के तर्ज पर सपा और बसपा के उम्मीदवारों को हमें यहाँ पर चुन के लाना है। मेरे दोस्तों, बहुत सी बातें हैं, मेरे पास वक्त कम है, क्यों
कि हमारे सैयद मोइन साहब जो नौजवान दिलों की धड़कन है, उनको बोलना है और उनको बताना है। ये जो अशोक चौहान साहब हैं, इन्होंने हर वक्त मुसलमानों को धोखा दिया है। नांदेड़ में उलमाए दीन की बेइज्जती की है। चंद स्कॉलर जमा कर, बुद्धिजीवी लोगों को जमा कर, ये कहते हैं 5-50 हर 5 साल को उनको जमा करते हैं। और बुद्धिजीवियों को वो अकल से माजूर है वो, क्योंकि वो पाले हुए कांग्रेसी गुलाम है जो हर साल हर 5 साल में इलेक्शन में जमा होते हैं। और ये गुलाम एक जगह जब भी इलेक्शन आता है, हमारे आका को वोट दो। मेरे दोस्तों, ईमान वाला हूं मैं, अल्लाह की उम्मीद पे खड़ा हूं मैं, अल्लाह के नाम पर ईमान के जज्बे पे मैं खड़ा हूं। एक जिसका जज्बा हमारी मसाजिद गिराने के जो जिम्मेदार हैं, जिनको दिलों में तुमने बिठा रखा है, वो खुदा नहीं है, खुदा ऊपर वाला है जिसने मुझे खड़ा किया है। मैं ये कहता हूं कि ईमान वाले को वोट दो। मेरे दोस्तों, मेरे दलित भाइयों, तुम पर कोई कम जुल्म नहीं हो रहा है। चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ये दोनों ने जुल्म किया है। इस जुल्म की आवाज उठाने के लिए मैं खड़ा हूं। इंशाअल्लाह मेरी निशानी है 18 तारीख को, साइकिल निशानी है मेरी, उसको जिम्मेदारी से वोटिंग के दिन जाकर ये बोलकर वोट डालो कि ये मेरा भाई है। वोट डालते वक्त मैं अर्दापुर वालों से कहता हूं, बड़े मसाजिद और बड़े ईदगाहों पे तकरीरें करते हैं ईमान और जज्बे की। तुम्हारा 18 तारीख को जज्बा देखना है, ये देखना है कि आप ईमान वालों को वोट देते हैं या किसी डर और खौफ के इसमें जो है सो वोट गंवाते हैं। मैं यकीन दिलाता हूं, अशोक चौहान खुदा नहीं है, अशोक चौहान खुदा नहीं है। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों के फैसले करने वाला है, मजलूमों के फैसले करने वाला है। खुदा हाफिज।